अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और एक आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज देने वाला हूँ और उस न्यूज़ के साथ कुछ बड़ी अच्छी न्यूज़ भी है। और सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना और पाकिस्तान बना ही 27 रमज़ान को था। तो हमेशा रमज़ान में ही पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी खबर को अच्छी खबर आती है। मुश्किलें भी होती हैं, ऑब्वियसली वो तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो आई वो ये आई कि दिसंबर में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एलओसी पे सीज फायर हुआ था, वो ना सिर्फ सीज फायर एक किस्म से आप समझें कि परमानेंट हो गया, बल्कि उसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स हो रहे हैं। और पहली बारी 72 साल में पहली बारी हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया उसमें। और बीजेपी की गवर्नमेंट जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, आरएसएस की गवर्नमेंट जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। वहाँ पे जो हमें खबरें आती हैं कि जी मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, अकलियतों का कत्लेआम हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो जाना, इसका मतलब है कि जितना पाकिस्तान ने वावेला किया था कश्मीर की एनेक्सेशन के ऊपर, आर्टिकल 370 को के ऊपर, वो यानी जो भी मोदी गवर्नमेंट ने किया, आप ये देखें कि 360 मुजाहरे हुए 70 ममालिक में पिछले एक साल में। और उन सारे मुजाहरों में एक ही बात की गई कि मोदी जो है वो फाशिस्ट है, मोदी जो है फाशिस्ट है। तो बहरहाल एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ। काफ़ी लोगों का ख्याल था कि ये कश्मीर के ऊपर दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं ये इनका फ्लैश पॉइंट है। और ये सिंगल फ्लैश पॉइंट है दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच में, और कुछ ना कुछ हो जाएगा, पूरी दुनिया का अमन व अमान जो है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2020 में भारत ने पहल की और भारत ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एलओसी के ऊपर कहा सीज फायर करें। पाकिस्तान ने उसको लब्बैक कहा। आज तक ये हो रहा था कि पाकिस्तान भारत को कहता था किसी भी टॉक्स का, किसी भी इनिशिएटिव का, और भारत उसका बॉयकॉट कर देता था कि पहले ये करो तो फिर टॉक्स करेंगे, पहले ये करो तो फिर क्रिकेट खोलेंगे, पहले ये करो तो फिर फिल्मों की बात करो। लेकिन इस बारी भारत ने खुद से ये इनिशिएटिव लिया। अब यकीन नहीं आ रहा था दोनों साइडों पे। तो जो अब रमज़ान में मुझे खबर मिली, और बड़ी ऑथेंटिक आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि भारत की जो स्ट्राइक कोर है, अगर आप फौजी हैं, अगर आपका फौजी बैकग्राउंड है तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। भारत ने अपनी स्ट्राइक कोर जो है वो एलओसी से हटाकर उसको ऑपोजिट साइड दूसरे बॉर्डर के ऊपर ले गया। यानी पाकिस्तान के ऊपर से उन्होंने वो प्रेशर हटा दिया। इसका मतलब है कि भारत ने जेन्युइनली एक एफर्ट किया है कि ये बताना पाकिस्तानियों को कि हम अपने सीज फायर, ये एलओसी के सीज फायर के ऊपर हम बहुत सीरियस हैं, हम बहुत संजीदा हैं और हम इसको बड़ी सीरियसली देख रहे हैं। तो भारत ने अपनी जो मेन स्ट्राइक कोर थी उसको हटा लिया वहां से। अब कोर में क्या होता है, आपको अगर जो लोग फौजी नहीं है, जिनका फौजी बैकग्राउंड नहीं है, मैं वो जैसे कहते हैं पंजाबी में जट का हिसाब आपको बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि नॉर्मली एक यूनिट में 1000 लोग होते हैं, 900 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं। 3 यूनिट्स मिला के एक ब्रिगेड बनती है। तीन यानी 3 ब्रिगेड्स मिलाकर एक डिव बनती है, 3 डिव्स मिला के एक कोर बनती है, और 3 कोर्स मिलाकर एक कमांड सेट बनता है। ये एक पिरामिड है कि इस तरह से जो इंडियन आर्मी या पाकिस्तान आर्मी जो है उनकी जो बुनियाद है वो इस तरह से यानी ट्रायंगल में ऊपर चलती है। तो अब एक कोर को हटाने का मतलब एक लफ्ज नहीं है, हजारों अफराद जो है हिंदुस्तान ने जो अपनी स्ट्राइक कोर है उसको वहां से हटा दिया और उनको इतनी दूर ले गए कि उनको वो अब 15 दिन या महीने के अंदर वापस नहीं ला सकते। अगर उन्होंने यहाँ पे लाना हो वापस कश्मीर के अंदर, तो उनको बहुत उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा और बड़ा टाइम लगेगा उसको वापस लाने के लिए। इसका मतलब है कि उन्होंने आपको ये दिखा दिया कि हम वाकई इस एलओसी को अब पीसफुल करने में हम बहुत सीरियस हैं। साथ ही बैकडोर डिप्लोमेसी तो हर मुल्क की चलती है, इवन तालिबान और अमेरिका की चल रही है। जब ईरान ने 52 हॉस्टेजेस लिए हुए थे अमेरिका के, तो ईरान और अमेरिका की उस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। वो तेल भी उनसे इंपोर्ट कर रहा था। ईरान उस वक्त भी फैंटम एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो एक डच कंपनी से जो इसराइल से लेके दे रही थी उनसे ले रहे थे। उनको पता था कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बैकडोर में आप बहुत मसाइल हल कर लेते हैं जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होते। अब
हिंदुस्तान की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही कि हिंदुस्तान में आप समझें कि अब हिंदुत्व की सोच आई हुई कि माइनॉरिटीज़ जो है वहाँ कैद है, माइनॉरिटीज़ जो है उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन अब पहली बारी उन्होंने ये एहसास किया कि अगर हिंदुस्तान ने वाकई एक रीजनल सुपर पावर बनना है इस पूरे खित्ते के अंदर, तो उनको अपने तमाम नेबर्स के साथ हकीकी तौर पे पीस करना पड़ेगा। तो अब इंडिया ने जेन्युइन पीस एफर्ट शुरू कर दिए हैं और हु बेटर देन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी 3 जंगें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साथ 3 जंगों के अलावा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। पाकिस्तान के साथ पिछले 5 साल में कम से कम कोई 30,000 बारी एलओसी जो है वो वायलेट हो चुकी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिर्फ कश्मीर एलओसी के ऊपर पिछले 5 साल में सैकड़ों लोग जो हैं सिविलियंस वो मारे जा चुके हैं दोनों साइडों पे। फौजी तो अलग है, उनकी तादाद अलग है उनके अलावा, और दोनों की जो वॉर प्रिपरेशंस हैं एलओसी के ऊपर वो इकोनॉमिकली दोनों को ब्लीड कर रही हैं और दोनों को नुकसान पहुंचा रही हैं। कल एक जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट की हुई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट थी, और उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान के पास ऑक्सीजन नहीं है और पाकिस्तान के पास वैक्सीन नहीं है अपने लोगों को देने के लिए, लेकिन दोनों जो है इसी महीने मिसाइल मारने के सक्सेसफुल तजर्बे कर चुकी हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ सीरियस इंडिकेशन कि इस यानी दो खित्ते के लोग जो है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर इस खित्ते के लोग एजुकेशन चाहते हैं, अगर ये हेल्थ केयर चाहते हैं, अगर ये पीने का पानी साफ चाहते हैं, अगर ये बेहतर फैसिलिटीज़ चाहते हैं ज़िंदगी में, तो इन दोनों को अपने जंगी साजो सामान को, जंगी जुनून को किसी न किसी तरह कर्टेल करना है और उसको कम करना है, ताकि वही रकम जो है आम आदमी की फलाह व बहबूद में हो। 1965 से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ट्रेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, बल्कि पाकिस्तान का आप समझें कि 27% जो रिलायंस थी एक्सटर्नल ट्रेड की वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ थी। और बतदरीज 1965 की वॉर के बाद वो जो है वो कम होना शुरू हो गया। उसके बाद 2 जंगें हुई, उसके बाद कारगिल हुआ, तो ट्रेड क्या, फिल्में भी नहीं आ रही, क्रिकेट भी नहीं हो रही। अब हिंदुस्तान जो है वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हर मसले का हल किया जाए, जिसमें जम्मू और कश्मीर का मसला भी है। और जम्मू और कश्मीर का अगर मसला हल होता है तो पाकिस्तान तो हमेशा से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है कि वो 3 पार्टीज़ हैं उसमें, एक इंडिया, एक पाकिस्तान है और तीसरा कश्मीर है। और कश्मीरियों के बगैर, कश्मीरियों के इनपुट के बगैर, राय के बगैर कोई भी सोल्यूशन जो है कश्मीर के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा से ये कहता रहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन नहीं करनी। अब अगर वो डिस्कशन करने के करीब हम आ रहे हैं, तो अब इंडिया और पाकिस्तान में क्या प्रपोज हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अजीत डोवल जो है इसमें बहुत एक्टिव है, इसमें उसको क्रेडिट देना पड़ेगा अजीत डोवल को, इसमें अमित शाह को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि हम उनके मतलब जो मर्जी कहें, लेकिन पीस इनिशिएटिव बहरहाल ये बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रहा है और ये कर ही वो सकते हैं। उसकी वजह है कि हमारी नज़र में, पाकिस्तानियों की नज़र में बीजेपी जो है वो स्पॉइलर है, बीजेपी की नज़र में हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्पॉइलर है। तो अगर ये दोनों अगर कभी पीस होना है इंडिया में और पाकिस्तान में, तो ये बीजेपी से ही इनिशिएट होना है और वो टेबल पे जब बैठेंगे तो ये होंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि मैं आपसे ये खबर शेयर करूँ, इसमें मेरे पास और भी बड़ी डिटेल्स आई हैं, मैं अगले किसी वीलॉग में करूँगा आपसे, कि इंडिया ने अपनी स्ट्राइक कोर जो है वो कश्मीर से हटा ली है और इंडिया ने पाकिस्तान को अब ऑफर करना शुरू किया है, इंडिकेशंस देना शुरू की हैं कि इंडिया और पाकिस्तान पीस टॉक्स जो हैं वो होनी चाहिए और एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए। मसलन इस बारी जो प्रपोजल उनका आ रहा है वो बड़ा क्लियर है और बहुत पॉजिटिव प्रपोजल है कि आपने क्रिकेट पे करनी है, उस पर अलग टीम करेगी डिस्कस, फिल्मों पे करना है उस पर अलग टीम डिस्कस करेगी, ट्रेड के ऊपर करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर करना है अलग टीम करेगी, कश्मीर के ऊपर करना है अलग टीम करेगी, ताकि जो जो मसला आपका हल होता है आप उस पर सींग ना एक दूसरे से फंसाएं, यू डोंट लॉक हॉर्न्स विद ईच अदर और एंड मूव ऑन, उसको टिक करें एंड मूव ऑन, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, टिक करें मूव ऑन, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। अगर दोनों में सुकून हो जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो इस खित्ते की तो शक्ल बदल जाएगी। मैं जब भी यूरोप जाता हूँ और मैं देखता हूँ, और मैं कभी यूट्यूब पे देखता हूँ या अब आजकल नेटफ्लिक्स पे जब मैं फिल्में देख रहा हूँ,
तो आप पीरियड फिल्म में देखें कि कभी स्कॉटलैंड की फ्रांस से लड़ाई हो रही है, फ्रांस जो है वो जर्मनी को खा रहा है, रोमन सारों को मार रहे हैं आके, ग्रीक्स उधर से शुरू हुए फिर उन्होंने वो कर ली। इतनी बारी है यूरोप में ज्योग्राफी चेंज हुई, इतनी बारी चेंज हुई और इतने लोग उनके मारे गए कि उनको अब ये समझ आ गई कि जंग जो है वो किसी भी चीज का परमानेंट हल नहीं है, एंड में टेबल पे बैठ के टॉक करनी है। तो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ये बात समझ आ जाए कि हमारे खित्ते के लोगों की प्रोग्रेस जो है वो टेबल टॉक के ऊपर होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात पे मोदी गवर्नमेंट को और इंडिया को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने एक्चुअली पहला स्टेप लिया है। बारिश में पहला कतरा जो है वो आ गया कि एलओसी से स्ट्राइक कोर जो है उनकी मूव हो गई। और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेजी से, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या होना चाहिए कि जिसमें कश्मीर जो है वो किसी तरह उसका हक ना मारा जाए, कश्मीरियों की कुर्बानियां जो है रायगा ना जाएं, ये कैसे होगा ये तो मैं आपको बताता रहूँगा जैसे न्यूज़ आती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।